हेलो एवरीवन, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज रिलेटेड टू आवर एग्जाम्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स। देखते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आज कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, In which of the following language was the first issue of General गदर? गदर न्यूज़पेपर का जो पहला इशू है वो किस भाषा में प्रकाशित किया गया या उसको निकाला गया? तो गदर आप जानते हैं, ये गदर पार्टी के द्वारा चलाया गया एक फेमस न्यूज़पेपर था। अब ये भी जानते हैं गदर पार्टी की जो स्थापना है वो यूएसए में हुई थी। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में उसको स्थापना की गई थी और इसको चलने वाले थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसको करने वाले थे। तो इसको पहला सबसे पहले निकाला गया उर्दू में सबसे पहले पब्लिश हुआ। इसके अलावा ये इंग्लिश में भी पब्लिश किया गया गदर न्यूज़पेपर। ये गदर पार्टी का पेपर था और गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी और उनके सहयोगियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रेनासा? देखिए, रेनासा का मतलब होता है पुनर्जागरण इन बंगाल। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो इंडियन रेनासा है उसके फादर राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने जो इंडियंस थे उनको अवेकन किया, उनको एनलाइटन किया, तो उनको फादर ऑफ इंडियन रेनासा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही बंगाल में मुस्लिमों के रिफॉर्म करने की जो जिम्मेदारी है वो सबसे पहले उठाई थी नवाब अब्दुल लतीफ़ खान साहब ने। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान साहब ने, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, पूछा जाता है, और उनका पूरा नाम है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान साहब ने इसको निकाला था, इसलिए इनकी तुलना राजा राम मोहन राय से भी की जाती है। राजा राम मोहन रॉय से भी इनकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड बाय। फैक्ट्री एक्ट क्या होते थे? जैसा कि आप लोग सब जानते हैं स्टूडेंट्स, कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण था, उसको शुरू कर दिया, तो औद्योगिकरण करने के शुरू होने से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मजदूरों के रूप में भर्ती कर दिया गया, और जितने भी लेबर्स थे यहाँ पर जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन सारे लेबर्स के साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट किया जाता था। तो उनकी दशाओं में सुधार करने के लिए समय समय पर सुधार की मांग उठी, और ये मांग यहाँ से नहीं, इंटरनेशनली उठी। पूरे वर्ल्ड में कार्ल मार्क्स के आइडियाज के बाद जब मजदूरों के रिफॉर्म की बात उठी, मजदूर यूनियन बनने लगे पूरे वर्ल्ड में, तो फिर यहाँ भी ब्रिटिश पीरियड में भी फैक्ट्री एक्ट बनाए गए जिसमें मजदूरों के हित में फैसले लिए गए। चाहे वो काम के घंटों को कम करना हो, चाहे उनको वीकली कोई हॉलीडे देना हो, या मंथ में 4 हॉलीडे देना हो, या फिर महिलाओं को रात में काम करने से रोकना हो, ऐसे बहुत कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोकना हो, ये सब फैक्ट्री एक्टों के माध्यम से किया गया। तो इंडिया में पहला फैक्ट्री एक्ट लाया गया था लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। 1881 में जो इंडिया का पहला फैक्ट्री एक्ट है जो प्री इंडिपेंडेंस आया। पोस्ट इंडिपेंडेंस फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे सुधार किए गए हैं, समय समय पर होते रहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो फैक्ट्री रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाया गया, जिसमें काम के घंटों को कम कर दिया गया, और यह कहा गया कि किसी भी सूरत में काम के घंटे 14 से ज़्यादा नहीं होंगे, और महिलाएं रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक काम नहीं कर सकती हैं, और 9 साल से छोटे बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। ये सब इस फैक्ट में कहा गया। तो पहला फैक्ट्री एक्ट था रिपन के टाइम पर, तो याद रखिएगा। और इन सबको हम लोग गवर्नर जनरल को किसी ना किसी काम के लिए जानते ही है। अगर हम वेलेजली की बात करेंगे तो वेलेजली को सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि के लिए जाना जाता है, सहायक संधि के लिए।
अगर हम कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ में जो सुधार किए थे कॉर्नवालिस ने, पुलिस व्यवस्था में सुधार किए थे, उसके लिए जाना जाता है, पुलिस सुधारों के लिए। और कर्जन की अगर हम बात करेंगे तो कर्जन को बंगाल विभाजन के लिए प्रमुखतः जाना जाता है। तो हर गवर्नर जनरल किसी न किसी एक टास्क के लिए यहाँ पर जरूर फेमस रहते थे, और कुछ ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनका पीरियड बहुत कम था, तो उनके बारे में कुछ भी बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लिए गए थे उनके टाइम पर। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईडी बैथुन वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ। देखिए ब्रिटिश पीरियड में इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए थे, लगातार रिफॉर्म हो रहे थे, बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स थे, दे हैड सॉफ्ट कॉर्नर्स फॉर इंडियंस। उनपे भारतीयों के लिए बहुत अच्छी सोच थी, वे भारतीयों में बहुत सारे सुधार करना चाहते थे। यहाँ की बहुत ट्रेडिशनल जो चीजें थी, वो पढ़ने लिखने की परमिशन नहीं थी, जैसे लेडीज फीमेल को, और लोगों को खेतों में काम करना पड़ता था, कास्टिज्म था, पर्दा प्रथा था, सती ट्रेडिशन था, इन बहुत सारी जो इन ह्यूमन कस्टम्स थे, उनके खिलाफ अंग्रेज लगातार आवाज उठाते थे। तो इसमें एक सिस्टम ऐसा था जिसको कहते थे फीमेल एजुकेशन। इंडिया में फीमेल एजुकेशन के लिए कलकत्ता में सबसे ज्यादा प्रयास किया था जेडी बैथुन साहब ने, और उन्होंने वहां पर बैथुन कॉलेज भी बनाया महिलाओं के लिए। इसके अलावा इनके इस काम में इनकी मदद करने वालों में ईश्वर चंद विद्यासागर भी शामिल थे। तो इन एसोसिएशन विद ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर ने भी इनकी मदद की थी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत हो गया, तो सती प्रथा का अंत करने वाले कौन थे? विलियम बेंटिंग। लेकिन एफर्ट और इंडिया की ओर से किसने एफर्ट लगाया? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ऐसे ही फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किसने किया? जेडी बैथुन ने। लेकिन इंडियंस की ओर से प्रयास करने वाले कौन थे? जिनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने उसके लिए मदद किया। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया में जेडी बैथुन को इसलिए जाना जाता है, और इनकी डेथ भी इंडिया में हुई, कलकत्ता में, जहां इनका बरियल है, जहां उनकी समाधि है। नेक्स्ट, गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाय। गणपति फेस्टिवल, अगर हम बात करेंगे बीजी तिलक की, बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने दो कार्य की शुरुआत की थी। पहला था 1893 में गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में इन्होंने शुरू किया था, और इसका मोटिव ये था ताकि ये इंडियंस को एक साथ रख सकें और कुछ ऐसे फैसले ले सकें जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो। 1894 में इन्होंने शुरू किया था शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल। तो ये दो फेस्टिवल के लिए इनको बेसिकली जाना जाता है, गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल। गणपति फेस्टिवल शुरू किया था 1893 में, तो इसका सही आंसर होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से इन्होंने शुरू किया था। और इसी के बाद इनकी इन एक्टिविटीज के कारण से उनको अरेस्ट कर लिया गया था 1896 में। ये इंडियंस को बहुत यूनाइट करते थे, एग्रेसिव थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया। नेक्स्ट, द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द मूवमेंट ऑफ 1857, मूवमेंट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख ऑथेंटिक इतिहासकार किसे माना जाता है? देखिए 1857 का विद्रोह एक बड़ी घटना थी, जिसने भारत में बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज कर दिया, कि कंपनी के शासन के स्थान पर उन्होंने ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में स्थापित कर दिया। लेकिन इसका फाउंडर कौन है, मतलब इसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा किसने है? तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है। किसी किसी ने इसको सिपाही विद्रोह कहा है, किसी किसी ने इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा है। जैसे सीले ने इसको, अगर मैं दो तीन कथन आपको बताऊं, एक है लॉरेन एवं सीले, ये दो लोग हैं, लॉरेन और सीले। इन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है कि दैट वाज
सिपाही रिवोल्ट, यह एक सिपाही विद्रोह था, ये इन्होंने कहा है। ऐसे ही अगर हम सावरकर की बात करेंगे, वीडी सावरकर की बात करेंगे, तो सावरकर ने इसको कहा है कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम था। तो इन्होंने इसको स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कहा है। तो सबने अपने अपने स्टेटमेंट दिए और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बुक्स भी लिखी हैं। जो सबसे ऑथेंटिक बुक है उसको लिखा है डॉक्टर एस.एन. सेन ने। एस.एन. सेन की बुक को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, जिन्होंने ये लिखा है इस पूरे विद्रोह में कि कौन कौन सी घटनाएं कब कब हुई। और इस विद्रोह का जो प्रारंभ है वो एक्चुअली में मंगल पांडे के द्वारा किया गया। जो उसका इंस्टेंट कॉज था वो था चर्बी वाले कारतूस, जिनका यूज करने से मंगल पांडे ने मना कर दिया। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर है एस.एन. सेन। हु ब्रॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता किसने कराया? देखिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही ब्रिटिश सरकार से अपने अपने लिए इंडिया के फ्रीडम के लिए मांग कर रही थी। इन दोनों की मांगों को देखते हुए दोनों ने ही अपने अपने अलग अलग तरीके अपनाए थे। तो इस दोनों की मांग को यूनाइट करने की जो जिम्मेदारी थी वो 1916 में बीजी तिलक और इन सभी के प्रयासों से हुई। एनी बेसेंट ने उसमें बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का इसमें बड़ा रोल था। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को यह माना जाता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ 1916 में एक समझौता कराया, जिसके आधार पर दोनों ने मिलकर के ब्रिटिशर से आज़ादी की मांग प्रस्तुत की। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये सब किया। नेक्स्ट, अरबिंदो घोष वाज डिफेंडेड इन द अलीपुर बॉम्ब केस बाय। देखिए, अलीपुर बॉम्ब केस मॉडर्न हिस्ट्री का एक फेमस केस है। इस अलीपुर बॉम्ब केस में बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। एक थे खुदीराम बोस और एक थे अरविंद घोष। ये दो लोग उसमें विशेषकर जुड़े हुए थे। इसके अलावा प्रफुल्ल चाकी भी थे जो इसमें जुड़े हुए थे, बागा जतिन भी इससे जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर दो लोगों पर मुकदमा हुआ, अरविंद घोष और खुदीराम बोस पर। तो खुदीराम बोस पर दोनों पर जब ट्रायल हुआ 1908 से 1909 तक, ये केस है 1908, और जो ट्रायल था वो ट्रायल हुआ 1908 टू 1909। और इसमें सबसे जो यंगेस्ट वकील थे वो बहुत फेमस से बैरिस्टर, जिनका नाम था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो उस समय के सबसे फेमस जो बैरिस्टर थे, उनका नाम था चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास जो फेमस लॉयर थे, इन्होंने ही इनको बचाया था और इनकी सजा को माफ करवा दिया था, अरविंदो घोष की सजा को। उसके बाद जो अरविंदो घोष हैं, फिर उन्होंने आगे की कार्यवाहियों में भाग नहीं लिया और वे एक अच्छा सन्यासी का जीवन जीने के लिए चले गए। तो इनके साथ खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी, लेकिन अरविंद घोष को चित्तरंजन दास ने बचा लिया था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के बारे में हमको दो तीन चीजें, बेसिक चीजें पता होना चाहिए। पहला है कांग्रेस की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट। तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885, 1885 में 28 दिसंबर को 1885। और कहां पर होती है? स्थान, तो स्थान भी पता है सबको। ये पहले पूना में होने वाला था कॉन्फ्रेंस, फिर मुंबई में बुलाया गया, इसलिए इसकी स्थापना होती है बॉम्बे में। ठीक है, और सबसे पहले 72 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ओनली 72 मेंबर्स में। अब है पहला प्रेसिडेंट, पहला अध्यक्ष। तो जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, इनको WC बनर्जी के नाम से जानते हैं,
WC बनर्जी। अब इसमें यह भी है कि पहला अध्यक्ष WC बनर्जी थे, तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम अध्यक्ष तो ये थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब। पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? पारसी, तो पहले पारसी कौन से? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये पहले पारसी थे। पहला अंग्रेज कौन था? ये भी पता होना चाहिए। पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूले, ये पहले अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले। ठीक, इसके अलावा पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? एनी बिसेंट। एनी बिसेंट, ये पहली महिला थी। इसमें पूछा गया हुआ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आप लोग यहां से छांट सकते हैं। पहला पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? बदरुद्दीन तैयब। तो सही आंसर क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब इसका आंसर होगा। और इन्होंने मद्रास में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मद्रास सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे बदरुद्दीन तैयब, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। आईएनसी के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा समय तक इसका प्रेसिडेंट कौन रहा? तो सबसे ज़्यादा तक प्रेसिडेंट रहने का जो रिकॉर्ड है मौलाना आज़ाद के पास है। सबसे कम उम्र का कौन रहा? तो मौलाना आज़ाद के पास है। फिर उसके बाद मौलाना आज़ाद ही सबसे कम उम्र के रहे हैं। इसके अलावा आज़ादी के समय कौन था? तो JB कृपलानी थे, स्पेशल सेशन जो बुलाया गया उसमें। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष कब रहे हैं? तो ये एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सेशन में महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस इसके 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 1938 में भी और 1939 में भी। 1938 में हरिपुरा में, 1939 में त्रिपुरी में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। इसका एक ऐसा सेशन भी है जो गांव में हुआ फैजपुर में, ये भी फेमस है। तो कांग्रेस के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, पहला महिला प्रेसिडेंट कौन थी, पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये सारी चीजें कांग्रेस के बारे में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following had led the स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली? देखिए, स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल में विभाजन की बात सामने आई, और बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल थे वो करजन साहब थे। करजन का ये मानना था कि हम बंगाल विभाजन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम उसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई बड़ा कॉज नहीं था। कॉज ये था कि इंडिया में जो अनरेस्ट शुरू होता था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ये उसको सप्रेस करना चाहते थे, इसको डिवाइड करके। तो कल्चरली इंडियन जो सेंटीमेंट है वो अफेक्ट हो गए उससे, और उनके अगेंस्ट में यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चला। उस स्वदेशी मूवमेंट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने उसको कंट्रोल किया है और उसको लीड किया है। अगर हम तिलक की बात करेंगे तो तिलक उसको महाराष्ट्र में कर रहे थे। लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो ये पंजाब में काम कर रहे थे। अजीत सिंह की बात करेंगे तो ये भी पंजाब में काम कर रहे थे। और सैयद हैदर रजा हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहे थे दिल्ली में। तो सही आंसर क्या है? इन दिल्ली। तो दिल्ली में कौन होगा? सैयद हैदर रजा। सही आंसर होगा सैयद हैदर रजा। इन्होंने इसको दिल्ली में लीड किया था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। जैसा कि मैंने अभी भी देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापना जब होती है तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो डफरिन थे। गवर्नर जनरल डफरिन, लॉर्ड डफरिन के टाइम पर उसको बनाने वाले थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ये उसके सेक्रेटरी भी थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और A.O. ह्यूम ने ही इसको एक शेप दिया था और एक आईएनसी की स्थापना करवाई थी। तो इसके फाउंडर के रूप में किसको जाना जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। लेकिन अगर ये आता है कि कांग्रेस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ह्यूम, तो ये डफरिन के दिमाग की उपज थी।
ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरेन, डफरेन के दिमाग की उपज थी। एक तो ये इसमें याद रखना है। दूसरा ये भी याद रखना है कि इसको आईएनसी का नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो एक्चुअली में इसका सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इसका सुझाव दिया था कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए, वरना ये ब्रेन चाइल्ड डफरेन का था, डफरेन के टाइम पर बनी। ये उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक, और उस समय ए हुम ने ही कांग्रेस के महासचिव के रूप में कार्य करना शुरू किया था। हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? भारत में जो भी अनरेस्ट एक्टिविटीज जो हो रही थी, अशांति की एक्टिविटीज हो रही थी, इसको कहते हैं अशांति का जनक। अशांति का जनक, तो ये एक्सट्रीमिस्ट थे, इसीलिए इन्होंने इंडिया में जितने भी ब्रिटिश पीरियड में अनरेस्ट एक्टिविटीज हुई थी उन सबको कंट्रोल लीड किया था, और इनको ये टाइटल दिया था वैलेंटाइन सिरोल ने। तो वैलेंटाइन सिरोल ने ये टाइटल दिया था कि भारतीय अशांति के, अगर भारत में जो अशांति है उसके जनक अगर कोई हैं तो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्हीं के कारण से ये सब हुआ है। यही कारण था कि जब भी कोई बड़ा एक्ट होता था, डिसीजन होता था, बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच गवर्नर जनरल was the ancient monuments preservation act was passed? कौन से गवर्नर जनरल के समय में एंशियंट, प्राचीन जो स्मारक थे उनको संरक्षित करने का अधिनियम पारित किया गया? तो ये अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, उसी के समय पर पुरानी स्मारकों और इमारतों को संरक्षित करने का अधिनियम पारित किया गया। In which of the following session of Indian National Congress the resolution of स्वदेशी was adopted? देखिए, कांग्रेस का एक अधिवेशन कलकत्ता में 1906 में बुलाया गया। इस अधिवेशन के जो प्रेसिडेंट थे, इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये थे, और इसी में तिलक के कहने पर स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, और सेल्फ रूल जो स्वदेशी का जो प्रस्ताव है वो तिलक के कहने पर पास हुआ। तिलक के एफर्ट से स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है, और स्वदेशी का प्रस्ताव भी पारित हुआ, जहां तिलक ने मॉडर्न स्कूलों को का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, और अपने खुद के स्कूल बनाने की बात कही, और ये प्रस्ताव कांग्रेस में 1906 में एक्सेप्ट भी हुआ। ठीक, तो ये कलकत्ता के सेशन को दादा भाई नौरोजी ने प्रेसाइड किया था। द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग? 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले इन लोगों के जो वास्तविक नाम था उनमें से किसका नाम तात्या टोपे था? तो तात्या टोपे के नाम से जाना जाता था रामचंद्र पांडुरंग टोपे को। राम चंद्र पांडुरंगा टोपे, टोपे इनको कहते थे तात्या टोपे। तात्या टोपे जिन्होंने ग्वालियर और झांसी में 1857 के रिवोल्ट को अपनी प्रीशियस लीडरशिप प्रदान की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन कौन से जोड़े हैं जो ठीक से मैच किए गए हैं? सबसे पहले देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को स्वदेशी ब्रह्मानंद के द्वारा, स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा, ये गलत है क्योंकि इसका सही आंसर होना चाहिए राजा राम मोहन रॉय, ये उसका सही आंसर होना चाहिए। देव समाज पंडित शिवनारायण, ये सही है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। रामकृष्ण स्वामी रामकृष्ण मिशन परमहंस, रामकृष्ण नहीं, ये गलत है, इसको विवेकानंद होना चाहिए। विवेकानंद, ठीक है। तो इसमें दो ही मैच हैं और दो मैच नहीं है, 2 और 3, तो सही आंसर होगा 2 और 3।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से जो पेयर हैं वो ठीक से मैच नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये झांसी की वो 1857 के रिवोल्ट के बारे में, तो 1857 के रिवोल्ट का कानपुर में नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, पेशवा नाना साहेब ने, ये बिल्कुल सही है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ये भी सही है। ग्वालियर में तात्या टोपे ने किया था, ये भी सही है। इलाहाबाद में कुंवर सिंह ने किया था, नहीं, कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर बिहार में। जगदीशपुर बिहार में। और इलाहाबाद में किया था लियाकत खान, लियाकत खान ने। तो ये मैच सही नहीं है, इसको आप आंसर उठा दें, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वाज पार्ट ऑफ, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। और राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, इसको किसने लिखा है राष्ट्रगान को? टैगोर ने। R.N. टैगोर की बुक का नाम है गीतांजलि, और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय ने, और इनकी बुक का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्र गीत वंदे मातरम, और गीतांजलि से लिया गया है राष्ट्रगान जनगण मन। पूछा गया है वंदे मातरम कहां से लिया गया है, यानी कि राष्ट्र गीत कहां से लिया गया है, तो सही उत्तर होगा इसका आनंद मठ, सही उत्तर होगा इसका आनंद मठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेहता, तेलंग एंड तैयब जी आर क्रेडिटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। देखिए, मेहता, तेलंग एंड तैयब जी, ये उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। पारसी कम्युनिटी और वहाँ के जो इंडस्ट्रियल लोग थे, इन सब ने मिलकर के वहाँ पर एक अलग से सोसाइटी डेवलप की थी बॉम्बे में, जिसको कहते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसमें सारे बिजनेसमैन और मुंबई के वो लोग थे जो किसी भी धर्म इत्यादि के आधार पर नहीं, व्यवसाय के आधार पर अपने आप को मुंबई का बाशिंदा मानते थे, वहां का नेटिव मानते थे। द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन रेफर टू द ट्राइबल पीपल। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। पहला है कि आदिवासी जो वर्ड है, आदिवासी जो शब्द है, ये सबसे पहले ठक्कर बापा ने दिया, ये तो सही है। अनुसूचित जातियों की पहली सूची, अनुसूचित जाति की पहली सूची 1931 में बनाई गई। फिर है अनुसूचित जाति जनजाति जो शब्द है, ये सबसे पहले आया साइमन कमीशन में, साइमन कमीशन में सबसे पहले आया ये वर्ड। ठीक है, और 1931 में उनकी पहली सूची बनाई गई। तो इस तरह से इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसका सही वर्ड होगा ठक्कर बापा, ठक्कर बापा। ठीक, तो ये था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेगमेंट जहां से हमने एमसीक्यू को डिस्कस किया है। जिस लेक्चर में मैंने इस लेक्चर में जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे आप AEC प्लस चैनल पर, YT डिस्कशन चैनल पर जाकर के PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए।